जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और हम आज करेंगे करंट अफेयर सितंबर का, जिसमें रहेगा पॉलिटी और अंतरराष्ट्रीय खबरें जो न्यूज में थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो न्यूज में था, अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो है वन कंट्री वन इलेक्शन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। भारत में एक साथ चुनाव की संभावनाओं की जांच के लिए सितंबर 2023 में गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, कौन किए हैं, ठीक है ना। बताना है कि जो वन कंट्री वन इलेक्शन का जो संभावना को तलाशने के लिए जो जो समिति बनाए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा के कस्तूरी रंजन, तीसरा जस्टिस बी एन श्री कृष्ण, चौथा है एनके सिंह। आपको बताना है इस कमिटी ने संभावनाओं को बताने के लिए रिकमेंडेशन दिया है, ठीक। एनके सिंह तो हमको पता है कि फाइनेंस कमीशन के थे, ठीक है, चेयरपर्सन थे। के कस्तूरी रंजन आपको वेस्टर्न घाट का हो गया और शिक्षा नीति के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो जो सही उत्तर क्या है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उनको रिकमेंडेशन के लिए दिया गया था, बनाने का टास्क दिया गया था, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है कि दूसरा, अब चुनाव से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, आपको पता रहना चाहिए। तो चुनावों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत कथन बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया गया है जिसके हिसाब से चलता है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। जो अनुच्छेद 324 है, चुनाव में निगरानी के लिए चुनाव आयोग का प्रस्ताव करता है। तो चुनाव आयोग के बारे में जो लिखा रहता है वो क्या आपका 324 है, बिल्कुल सही है। 325 में चुनावी सूचियों के लिए मतदाताओं को शामिल करने में भेदभाव के को प्रतिबंध करता है। मतलब वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, ठीक। इसके लिए हमारा क्या है, आर्टिकल 325 है। आर्टिकल 327, जो अनुच्छेद 327 है, संसद और राज्य के विधान सभाओं को चुनाव के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो संसद के पास जो अधिकार है कि इलेक्शन के रिगार्डिंग, जो चुनाव के रिगार्डिंग कोई भी नियम बना सकता है, वो आर्टिकल 327 में है, ठीक है। आर्टिकल 329 संसदीय चुनाव में वयस्क मताधिकार का वर्णन करता है। जो हम लोग का जो यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना, जो वोट देने का अधिकार है, वो आपको आर्टिकल 329 में बता रहा है, जो कि गलत है। ये आपका जो है आर्टिकल कितना होगा, 326 में है कि आपको वोट देने का अधिकार रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल में जो चर्चा हुआ था, हाल में चर्चित जो ब्लेट्सली घोषणा है, ब्लेट्सली डिक्लेरेशन है, उसको बताना है कि कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। क्या क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक, क्या परमाणु जो डिसआर्मामेंट है निरस्त्रीकरण के लिए, क्या कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो डिक्लेरेशन किसके लिए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा मशीन स्मार्ट बन रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, उसमें मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट था। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक और बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसमें 2023 में जो टीवी सोमनाथन समिति जो गठित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला, सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना। दूसरा, वस्तु और सेवा में सुधार के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तीसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी, उसका योजना का मूल्यांकन के लिए किया गया था। चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए। तो जो टीवी सोमनाथ समिति है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी आपको फिर से पता होगा कि पॉलिटिक्स में चल रहे थे कि पेंशन व्यवस्था होना चाहिए, ओल्ड पेंशन व्यवस्था, न्यू पेंशन व्यवस्था, तो उसके लिए जो समीक्षा करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति बनाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो उल्लेख
ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है ना, ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये न्यूज में था। तो उसका मतलब क्या है? ये काले कोट लंबे समय तक उपयोग से उत्पन्न एक चिकित्सिक स्थिति है, ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है जो बहुत लंबे टाइम तक ब्लैक कोट पहनने से होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक। दूसरा क्या है कि ये टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग कोड की अदालत की कक्षाओं में औपचारिक जो पोशाक पहनते हैं उसको वर्णन करते हैं, ठीक है ना, तो ब्लैक कोट सिंड्रोम बोलते हैं। नहीं, ये भी गलत है। काम से संबंधित तनाव के कारण जो वकीलों को प्रभावित करने वाली एक सिंड्रोम है। नहीं, ये भी गलत है। ये क्या है कि जो एंजाइटी एक्सपीरियंस बाय सिटीजन व्हेन इंटरैक्टिंग विद द जुडिशरी सिस्टम, यानी कि न्यायिक जो प्रणाली के साथ संपर्क होने के दौरान नागरिकों द्वारा अनुभव की जो चिंता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कोट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न जो देखते हैं उसमें यह है कि भारत के कौन से संविधान में, ठीक है, कौन से संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निरोधात्मक हिरासत का प्रावधान किया गया है? तो बहुत ही कम कंट्री है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना, लिबरल कंट्री में कम होते हैं, लेकिन भारत के कौन से संविधान में है? ठीक, ये तो पुलिस हिरासत के लिए हो गया, ये नहीं होता। 21 तो है लिबर्टी, स्वतंत्रता जीने के लिए है, आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 23 में क्या होता है कि बच्चे लोग से आपको काम नहीं कराना है, ठीक है ना, और आपको खरीदी बिक्री नहीं करना है ह्यूमंस को। ये है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 डील करता है क्या है कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन की वहां पे बातें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है ना, न्यूज में रहता है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके अनुसार क्या होता है, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम लोग बैन करते थे, अब क्या है उसके यूपीए के थ्रू आप क्या कहते हैं, सिंगल इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। तो ये बताना है कि ये क्या चीज है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या इसमें भारत के साइबर अपराध को रोकना, ठीक है ना, अपराध को तो रोकना, ठीक है, साइबर अपराध स्पेसिफिकली बोल रहा है, नहीं है। ठीक। दूसरा, एनजीओ में जो विदेशी योगदान के विनिमय करना, जो एनजीओ में जो पैसा आते हैं उसको रेगुलेट करना, नहीं है, उसके लिए फेमा एक्ट है। ठीक है ना। सार्वजनिक कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार को रोकना, नहीं है। ये क्या करता है, भारत की जो सॉवरेनिटी है और इंटेग्रिटी है उसको बचा के रखने के लिए जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए ये यूएपीए एक्ट बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उसको रोकना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो एक नियम बहुत ज्यादा आईटी रूल भी न्यूज में था, ठीक है ना, आईटी नियम 2021 के नियम 3 के तहत किस संस्थान को केंद्रीय सरकार ने तथ्य जांच इकाई के रूप में नॉमिनेट किया गया था? तो ये क्या है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है ना, और फैल रहा है, और उसको फैक्ट चेक के लिए एक यूनिट बनाना चाह रहे थे, तो आईटी रूल का यूज करके, ठीक है ना, ये बना रहे थे। तो उसके लिए कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है उसको इस चेक करने के लिए नामांकित किया गया है? पहला क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को बोला गया है, नहीं। दूसरा, ये गलत हो जाएगा, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा, ये फैक्ट चेक यूनिट बनाएगा, ये नहीं। या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं। ये जो काम करने के लिए जो दिया गया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के कारण इसको भी ये भी यूनिट को बंद करना पड़ा, तो इसलिए न्यूज में था। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो 23rd जो भारत के 23वें विधि आयोग की अवधि क्या होगा? तो विधि आयोग बन रहा है जिसमें कि वो बताएंगे कि कौन सा सिफारिश देंगे, ठीक। तो वो उसका जो अवधि क्या है, 1 सितंबर 2022 से 2025, ठीक है, 2023 से 2026, 2024 से 2027 या 2025 से 2028। तो आपको बताना है कि जो विधि आयोग जो अभी गठन हुआ है तो उसका टाइमिंग कब से कब तक रहेगा। तो वो उसका जो टाइमिंग है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027, 3 साल के लिए रहेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे जो कैग हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, अभी उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? क्या वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, या के संजय मूर्ति जी हैं, या विनोद राय हैं, या फिर राजीव महर्षि हैं? तो अभी जो हम लोग के जो कैग के जो चेयरमैन है वो कौन है? के संजय मूर्ति। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है, अब देखना है कि ये, अब इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है, जो क्वाड, उसका जो अधिवेशन हुआ, उसका जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? सितंबर में। तो उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, ये बताना है कि जो क्वाड का कंट्री है, क्वाड कंट्री की जनसंख्या 24% का हिस्सा है, और क्वाड कंट्री में कौन कौन है? अपना प्यारा भारत है, उसके बाद आपका क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है? जापान है, और अमेरिका है, ठीक है, 4 कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। तो उनका जो विश्व में जो जनसंख्या अगर सबको मिला देंगे तो 24% है, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्वाड देश वैश्विक जीडीपी, उनका जो जीडीपी है दुनिया के जीडीपी का 35% है, ये बिल्कुल सही है। क्वाड कंट्री जो है ग्लोबल ट्रेड का 50% रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड देश वैश्विक व्यापार का 50% है, ये कुछ ज्यादा हो गया, ये नहीं है, ठीक है। क्वाड देश में कौन? भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आता है, बिल्कुल ये आता है। तो जो आपका जो हिस्सेदारी है ये इतना नहीं है, 50% नहीं है, कम है। अगला प्रश्न ये बताएंगे कि जो निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति मध्यस्थता में भारत की भूमिका का उल्लेखनीय उदाहरण है? जो इंटरनेशनल जो पीस किए थे, नोटेबल इंसिडेंट जो है, सेटलमेंट के लिए मेडिएशन किए थे, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल है भारत का? 1955 में सोवियत सैनिक की वापसी के लिए यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया के बीच मध्यस्थता किया था, बिल्कुल हमने किया था 1955 में। दूसरा, जब 1956 में जो कोरियन संकट हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, जब वार्तालाप के लिए हम लोग ने सहायता की थी, वहां पे भी बिल्कुल हमने मेडिएट किए थे। तीसरा, 1950 से 60 के दशक में वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, वियतनाम का युद्ध हुआ था, तो उसके लिए दौरान भी हम लोग ने जो आपको पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग में सह अध्यक्ष के रूप में सेवा दी थी, बिल्कुल सही दिए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हम लोग ने मध्यस्थता की थी, तो सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन कंट्री बताना है, आसियान कंट्री बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व जो जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसको आसियान बोलते हैं, उसका सदस्य नहीं है? आसियान में आपके 10 सदस्य होते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? थाईलैंड है। दूसरा, वियतनाम है, ठीक है, मलेशिया है। यहाँ पे अपना भारत एशियान का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। 10 कंट्री में जो है आपका जो क्या बोलते हैं, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, ठीक। तो आपका वैसे यहाँ पे 10 आपका राष्ट्र है, ठीक, और उसमें इंडिया शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडिया पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न, ठीक, जो भारत ने अभी किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? जो सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है, तो साइन किया है, कौन से देश के साथ साइन किया है? क्या रूस के साथ, रशिया के साथ, क्या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ, क्या फ्रांस के साथ, क्या यूनाइटेड किंगडम के साथ? तो हमने किसके साथ जो है सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट किया है? तो ये क्या है? हम लोग ने अमेरिका के साथ किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। अगला प्रश्न बताना है कि जो भारत और जो अमेरिका के बीच जो सिक्योरिटी समझौता जो बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है ना, तो अलग अलग हम लोग ने समझौता किया है, तो इसमें से गलत रूप में मेल कौन सा खाया है? सबसे पहले GSOMA, ठीक, 2002 में
जिसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। यस, हम लोगों ने किया है GSOMIA। उसके बाद लेमोमा, लेमोमा हम लोग ने कब किया है? 2016 में किया है, बिल्कुल सही है। और इसका जो फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोमा हम लोग ने किया है अमेरिका के साथ। अगला है कॉमकासा। कॉमकासा क्या होता है? 2019 में हम लोग ने किया है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक, 2019 में कॉमकासा कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2019 में हम लोग ने इसको नहीं किया है, बिल्कुल ये 2019 में नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने बीका 2020 में किया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बिल्कुल ये किया है। यानी कि हम लोग ने 4 इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है। ये जो कॉमकासा है 2019, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन गलत है? एक जो इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, जिसमें भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, इंडो पैसिफिक ओशियन जो इनिशिएटिव है भारत द्वारा 2019 में ईस्ट एशिया समिट में लॉन्च किया गया था, मतलब इसको भारत ने लॉन्च किया था, बिल्कुल सही है, हमने लॉन्च किया था। दूसरा, यह पल समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आपदा जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित था। इसमें क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी, बिल्कुल है, ठीक, सही है। दूसरा, IPOI एक विशेष पहल है जो केवल आसियान सदस्यों तक सीमित है। इसमें तो भारत ने स्टार्ट किया है और आसियान के लिए नहीं, ओनली आसियान नहीं, हमने इसको जापान को भी जोड़ा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली आसियान कंट्री जो 10 जो ईस्ट एशिया के कंट्री है वो नहीं है, जापान भी है इधर, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका जो मेन मकसद है कि जो इंडो और पैसिफिक जो एरिया है उसको स्वतंत्र, खुला और समावेशी बना के रखना है, उसके लिए साझेदारी बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत क्या हो जाएगा? जो सी है ये गलत हो जाएगा। ओनली एशियान नहीं है, उसके अलावा भी मेंबर है। अगला प्रश्न है गलकन्यश, ठीक है, एक गैस फील्ड है, गैस फील्ड है, ये दुनिया का सबसे बड़े गैस भंडार में से एक है। ये कौन से देश में है? ठीक है, कौन सा भंडार कौन से देश में है? ठीक, क्या ये सऊदी अरेबिया में है, क्या ये कतर में है, क्या तुर्कमेनिस्तान में है, या ईरान में है? तो बताना है कि ये जो गैस फील्ड है वो कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग भी एक गैस फील्ड यहाँ से निकाल के लेके चाह रहे हैं, और गैस, ठीक है ना, उसके बाद एक कंट्री से गुजरेगा, फिर एक हमारे पड़ोसी देश के साथ गुजरेगा, फिर इंडिया आएगा। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो गैस फील्ड है कहाँ पे है। और ये न्यूज था क्योंकि ये काम स्टार्ट हो गया है आना, तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, तुर्कमेनिस्तान। अब बताना है जो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हम लोग ने उसको जो तापी गैस लाइन प्लांट बता रहे थे, तापी गैस लाइन पाइप बना हुआ है तुर्कमेनिस्तान से लेके यहाँ तक, अपने भारत तक। तो ये बताना है कि ये जो तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें गैस आएगा उस देश से भारत हमारे, वो कौन कौन से देश से गुजर के आएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा देश तापी है ना का पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा कौन सा नहीं है? एक देश इसका हिस्सा नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर इंडिया आएगा, ईरान नहीं है। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? ईरान नहीं है, तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट। अगला बताना है कि एक भारत ने बताना है सितंबर 2024 में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर केंद्रित किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे के साथ पहली बार समझौता किया है? तो बताना है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो भारत ने किसी इंस्टीट्यूशन के साथ किया है, जिसमें क्लीन एनर्जी, क्लीन इकोनॉमी और क्लीन फेयर इकोनॉमी की बात की गई है। तो वो कौन सा है? क्या वो ब्रिक्स है? क्या ब्रिक्स कंट्री में क्या है कि जो अभी 10 के आसपास हो गए हैं, क्या उसके साथ किया है? क्या नहीं, गलत है। G20 जो अभी और एक हो गया है,
ठीक है ना। G21 हो गए हैं, क्या G20 के साथ? नहीं। एशियान के साथ? नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसके साथ मिलकर हम लोग ने क्या किया है, समझौता किया है क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी में। अगला प्रश्न जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में इनकरेक्ट क्या है, क्या गलत है बताना है। सबसे पहला, आईपीईएफ 2022 में भारत और 13 अन्य कंट्री ने साथ मिलकर लॉन्च किया था। बिल्कुल सही है, ये लॉन्च किया था, इसमें मतलब 14 कंट्री हैं। ठीक, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, आईपीईएफ का जो उद्देश्य है क्षेत्रीय व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। बिल्कुल, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा इसका उद्देश्य था। ठीक, तीसरा, इसमें क्या है कि आईपीईएफ में सभी एशियान देशों का सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सभी के सभी एशियान जो 10 कंट्री है उसको इसमें शामिल किया गया है। नहीं, गलत है, क्योंकि म्यांमार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। और इसका जो फॉन्डिंग जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आईपीईएफ का संस्थापक देश में से एक है। बिल्कुल सही है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? सी गलत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हस्ताक्षर किया है? बताना है भारत ने किस कंट्री के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप किया है। क्या वो डेनमार्क के साथ, क्या वो जर्मनी के साथ, क्या ये यूनाइटेड किंगडम के साथ, या फ्रांस के साथ? तो आपको बताना है किसके साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप किया है। तो वो कौन सा कंट्री हो जाएगा? वो हो जाएगा डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ हम लोगों ने क्या किया है? ग्रीन इकोनॉमी के लिए साइन किया गया है। अगला प्रश्न है G4 कंट्री। ठीक है ना, G4 कंट्री के बारे में। ठीक है ना, जो यूएन का जो सुरक्षा परिषद है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर संस्था है अभी तो। ठीक है, उसके जो स्थायी सदस्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करने के लिए जो गठित G4 समूह है। अब यूएन में क्या है कि 5 जो कंट्री है यूएनएससी के, टोटल 15 कंट्री है, 5 और 10, जो 5 है परमानेंट है, जिसके पास क्या है? वीटो पावर है। ठीक है ना, वीटो पावर होता है और वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है जब वॉर चलते रहता है, तो इन लोग का जो डिसीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि उसको विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ये 1950 के आसपास में बना हुआ है, 1945 में। अभी अपना इंडिया जैसे देश बहुत आगे बढ़ गए, तो ये बोल रहा हूँ कि जो 4 जो समूह है जो कि बता रहे हैं कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए, तो ये जो 4 देश है कौन कौन शामिल है बताना है आपको। 4 देश कौन कौन सा है? यस, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, इंडिया तो है, ठीक, लेकिन जो साउथ कोरिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ना कनाडा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया है, रशिया तो ऑलरेडी इसके पास वीटो है, चाइना ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, अमेरिका ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है। 5 में तो ये 3 हो गए, 1 2 3, 7 में 5 में से और कौन हो जाएगा? और एक कौन होता है आपका? यूके हो जाता है। और कौन हो जाता है आपका? यूएसए, क्या बोलते हैं, फ्रांस हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। इंडिया तो है, फ्रांस तो ऑलरेडी मेंबर है। ठीक है ना। जर्मनी दूसरा, इंडिया और जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये लोग भी पूर्ण सदस्यता के लिए यूएन को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा अभ्यास गलत रूप से मेल खाया हुआ है। भारत अलग अलग देश के साथ क्या है कि युद्ध अभ्यास करता है और हर एक का कुछ कुछ नाम रहता है। ठीक है, तो अब बताना है कि इसमें से गलत रूप में कौन सा है। वरुण, जो है वरुण का जो अभ्यास होता है, ठीक है ना, वो फ्रांस के साथ है। ठीक है। दूसरा, जो ईस्टर्न ब्रिज है वो जापान के साथ है। तीसरा, युद्ध अभ्यास है वो अमेरिका के सेना के साथ हम लोग करते हैं। इंद्र है रशिया के साथ करते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है? बिल्कुल, इंद्र हम किसके साथ करते हैं? रशिया के साथ करते हैं। ठीक, युद्ध अभ्यास किसके साथ हम लोग करते हैं? अमेरिका के साथ। जो भारत के सेना और अमेरिका के सेना आपस में जो अभ्यास करते हैं वो युद्ध अभ्यास बोलते हैं। ठीक है। वरुण हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। और ईस्टर्न जो ब्रिज होता है वो हम लोग क्या है? जापान के साथ नहीं करते भैया, यहाँ ओमान के साथ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है अब ये कि जो भारत में जो टाइफून जो आया था, ठीक है ना, साइक्लोन है जिसका नाम यागी था, यागी जो साइक्लोन आया था उसके जवाब में कहां पे, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में एक जो मानवीय सहायता प्रदान की थी, मानवीय, ठीक है ना, मानवतावादी सहायता प्रदान की थी, उसका ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन मैत्री, उसका नाम ऑपरेशन मैत्री था, या ऑपरेशन सद्भाव, या ऑपरेशन सहायता, या ऑपरेशन रेम्बो। तो वहां पे जब जो आपका लाओस, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, यहाँ पे क्या है कि बहुत, ठीक है, टाइफून आया था, यागी आया था, यागी टाइफून मतलब क्या है कि एक तरह के साइक्लोन आया हुआ था, तो हम लोग ने उसके सहायता के लिए वहां पे जो मानवीय सहायता के लिए जो भेजा था, उस ऑपरेशन का जो नाम क्या है, ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह है मध्य पूर्व में, ठीक है, मिडिल जो ईस्ट है, ठीक है, और हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है, ठीक है ना, वेस्ट एशिया है, वहां पे क्या है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसका जो ग्रुप है वो ग्रुप कंट्री कौन कौन से है, ठीक, तो बताना है कौन से है। तो ये क्या है कि जो ईरान है उसका नेतृत्व करता है, और उसके जो गार्ड है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उसके साथ साथ बहुत सारे ग्रुप हैं, कंट्री हैं, तो बताना है इसमें से कौन सा है। ईरान तो है, ठीक, ईरान, यहाँ पे इराक नहीं है, ठीक है ना, ईरान है, इराक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सऊदी अरेबिया है क्या, नहीं है, ईरान है, लेकिन ईरान और सऊदी का तो आप जानते हो दोनों का क्लैश होते रहते हैं, ये एक ग्रुप में नहीं है। तीसरा ईरान है, टर्की यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, हिजबुल्ला हो गया, पैलेस्टाइन के जो ग्रुप हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, ये न्यूज में रहता है बार बार, तो आपको पता रहना चाहिए। तो ईरान है और उसके अलाइड हैं जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे आपको हमास भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना, इनडायरेक्टली रूप से। तो जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ने अगस्त का पहला पार्ट में हम लोग पॉलिटी पढ़े, साथ में इंटरनेशनल के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो पढ़े। अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।